नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि ITBP में निकला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ITBP में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकली हुई है जो कि ड्रेसर वेटरनरी की है। ड्रेसर वेटरनरी का मतलब हो गया पशु चिकित्सक। जी हाँ दोस्तों, एक पशु चिकित्सक के रूप में यह भर्ती ली जाएगी जो कि ड्रेसर के पोस्ट के लिए होगा। और ITBP हेड कांस्टेबल की यह भर्ती है। ITBP यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में यह वैकेंसी ली जाएगी। यदि टोटल वैकेंसी की बात करें तो 40 इसमें वह वैकेंसी निकाली गई है। असल में यह जो वैकेंसी है वह जानवरों के डॉक्टर के संदर्भ में ही है जो कि ड्रेसर के रूप में काम करेंगे। असल में होता यह है कि जो ITBP हम लोग का जो अर्धसैनिक बल का जो संस्था है, जो ग्रुप है, इसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि घोड़े हो गए, खच्चर हो गए और बहुत सारे कुत्ते इस संस्था में मौजूद रहते हैं, इस अर्धसैनिक बल में मौजूद रहते हैं। असल में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इनका जो स्थान है जहाँ पे यह काम करते हैं, जहाँ पे यह ड्यूटी करते हैं, वह भारत और तिब्बत या फिर जो चीन का बॉर्डर हो गया वहाँ पे काम करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है बहुत हिली एरिया है, तो जो सामान पहुंचाना रहता है वहाँ पे गाड़ियों को ले जा पाना, कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, बहुत ऊपर पर्वत पे रहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे कई बार हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज़ भी नहीं जा पाते हैं। तो सामानों को ढोने के लिए बहुत सारे जानवरों की आवश्यकता पड़ती है इस विभाग में। तो उन्हीं जानवरों के संबंधित जो डॉक्टर्स की जो यह भर्ती निकाली जा रही है उसी के संदर्भ में है ये। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वह 40 हैं जो कि मेल और फीमेल में बटी हुई हैं। मेल की यहाँ पे 34 वैकेंसी निकाली गई हैं और फीमेल की 6 वैकेंसी हैं। यदि हम अलग अलग ग्रुप में यानी कि अलग अलग जाति के हिसाब से इसे बांट कर देखें तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व मेल की जो वैकेंसी निकली है वो 14 है, EWS की 3 है और OBC की 9 है, SC की 5 और ST की, ये यहाँ पे ST होगा, ST की यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई हैं। कुल मिलाकर वैकेंसियों की संख्या जो होता है वो 34 हो जाता है। वहीं हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल के लिए यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 3, EWS के लिए 0, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 और ST के लिए 0 वैकेंसी, यानी कुल मिला के 6 वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महिला कैंडिडेट जिसमें EWS और ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि EWS के अंतर्गत आने वाली या फिर ST के अंतर्गत आने वाली महिलाएं फॉर्म नहीं भर सकती हैं। जो फॉर्म भरेंगी वह अनरिजर्व के अंतर्गत यह फॉर्म बड़े आराम से भर सकती हैं, बस इन्हें छूट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं पे मैट्रिक्स लेवल की। तो इसमें देखिए 7th CPC इसमें पे मैट्रिक्स लगता है जो कि 25,000 से लेकर 81,100 रुपये तक है। अच्छी खासी मतलब ये हेड कांस्टेबल की, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो पैसा वैसा रहेगा बहुत बढ़िया मिलता है वो आप लोगों को। एप्लीकेशन फॉर्म यदि मैं भरने की बात करूं तो अभी इसका फॉर्म नहीं आया हुआ है। 19 अक्टूबर 2022 से इसका फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा और 17 नवंबर 2022 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये फॉर्म आया नहीं है, इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अभी फुल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर लेके आए हैं। पहले की जो इसकी वैकेंसी आई थी या पहले के आंकड़ों के आधार पर यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और यदि मैं फ़ीस की बात करूँ, एप्लीकेशन फ़ीस की, तो उसमें देखिए जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये इन्हें देना होगा। और यदि हम SC, ST और फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कोई भी कैंडिडेट चाहे जनरल हो चाहे OBC हो, इन्हें 0 रुपये देना होगा, यानी कि इनके लिए फ़ीस नहीं लगेगा। केवल जनरल, OBC और EWS मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये यहाँ पे देना होगा फ़ीस के रूप में। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट इसमें जो बताया गया है वह 18 से 25 साल बताया गया है, यानी कि आप 18 साल से कम नहीं हो सकते हैं और 25 साल से अधिक नहीं हो सकते हैं इसके फॉर्म को भरने के लिए। इसकी जो गणना की जाएगी, एज की गणना, वह 17 नवंबर 2022 यानी कि अंतिम दिन से की जाएगी इसके फॉर्म भरने के। यानी कि 17 नवंबर 2022 को आपकी उम्र जो है वह 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि हम बीच में बात करें तो यहाँ पे देखिए जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनका जो उम्र होना चाहिए वह 18/11/1997 के पहले का जन्म उनका नहीं होना चाहिए और 17 नवंबर 2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए।
या फिर इस तारीख को और इस तारीख के बीच में या फिर इस तारीख को इनका जन्म हुआ है तो यह फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि हम ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट को की बात करें कि यदि वह आरक्षण लेते हैं तो वो अपना फॉर्म जो भर सकते हैं, यदि उनका जो जन्म है वो 18 नवंबर 1994 के पहले का नहीं हुआ है और 17/11/2004 के बाद का नहीं हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट। और यदि हम एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें जिन्हें 5 साल की छूट मिलती है तो यह अपना फॉर्म 18/11/1992 के पहले वाले नहीं भर सकते हैं और 17/11/2004 के बाद जन्म वाले नहीं भर सकते हैं। इसके बीच वाले बड़े आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की यदि मैं बात करूं तो इसमें 12th पास आप लोग का एग्ज़ाम चाहिए, यानी कि 12th का एग्ज़ाम आप लोग पास हो और साथ में आपने पैरा वेटरनरी कोर्स किया हो या फिर आपके पास डिप्लोमा हो या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो जो कि 1 साल का हो तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वह कई चरणों से गुजरता है। ये ऐसा नहीं है कि मेडिकल क्षेत्र का है तो कुछ होगा ही नहीं। इसमें सबसे पहले आप लोग का पीईटी होगा यानी कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, फिर आप लोग का पीएसटी होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होता है। इसमें रिटन टेस्ट का मतलब ऑब्जेक्टिकल किस्म के प्रश्न आते हैं इसमें, बहुविकल्पीय किस्म के। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आप लोग का होगा, फिर आप लोग का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। पीटी यानी कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट जिसमें आप लोग का मुख्य रूप से दौड़ होता है, लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है। पीएसटी में मुख्य रूप से आप लोगों का सामान्य रूप से आप देखिए चेस्ट और हाइट की मपनी की जाती है। महिलाओं का जो चेस्ट होता है उसकी मपनी इसमें नहीं की जाती है। यदि हम कुछ पिछले आंकड़ों के तहत बात करें, अभी चूँकि इसका नोटिफिकेशन पूरा नहीं दिया गया है तो जो पिछले आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं हमें, उसके आधार पे यह जो डाटा मैं लेकर आया हूँ उसके आधार पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए पीईटी यानी कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट जिसमें कि दौड़ होता है, इसमें देखिए पुरुषों को जो दौड़ना रहेगा वह 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी 7.5 मिनट में। वहीं महिलाओं की बात करें तो उन्हें 800 मीटर का दौड़ पूरा करना होगा 4 मिनट 45 सेकेंड में। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा, तो लॉन्ग जंप में पुरुषों को 11 फीट कूदना होगा। 3 चांस मिलेगा इसमें, 3 चांस में से एक बार भी यदि आप 11 फीट कूद जाते हैं तो आप इसमें पास माने जाएंगे। और महिलाओं को 9 फुट कूदना होगा लॉन्ग जंप। वहीं हम बात करें महिलाओं को भी 3 चांस मिलेगा, 3 चांस में से एक बार में अगर ये हो जाती हैं तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यदि मैं हाई जंप की बात करूँ, हाई जंप भी होगा इसमें यानी कि ऊंची कूद होगा जिसमें 3.5 फीट कूदना रहेगा पुरुषों को और 3 फीट महिलाओं को। इसमें भी 3-3 चांस दिया जाएगा। जब आपका पीईटी कंप्लीट हो जाएगा, असल में इसका कोई नंबर आप लोग को नहीं मिलेगा, यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यदि आप पूरा कर लेते हैं इसमें जो भी इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है तो आप इसमें पास मानेंगे जाएंगे और फिर आप पीएसटी के लिए भेज दिए जाएंगे यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोगों का हाइट और चेस्ट की मपनी की जाती है और वेट का मापन किया जाता है। देखिए पुराने आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट जो कि मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वह न्यूनतम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट की जो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं इनकी जो चेस्ट की मपनी की जाएगी वह 80 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए यानी कि बिना फुलाव के नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 85 सेंटीमीटर कम से कम फुलाव होना चाहिए। फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट की वह 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की मपनी नहीं होती है फीमेल की। वहीं हम बात करें जो हिली रीजन से संबंध रखते हैं, जो हिली रीजन के यहाँ पे हैं, जो हिली रीजन से संबंध रखते हैं वह मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगा गया है वो 165 सेंटीमीटर मांगा गया है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट की जो चेस्ट की मपनी की जाएगी वह सामान्य चेस्ट 78 सेंटीमीटर होगा और फुलाव के बाद 83 से ऊपर होना चाहिए यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव इन्हें भी चाहिए। वहीं हम यदि एसटी कैंडिडेट्स की बात करें, मेल कैंडिडेट की, तो इनकी जो हाइट मांगी जाती है इसमें वो 162.5 सेंटीमीटर मांगी जाती है और फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर मांगी जाती है। यदि हम चेस्ट की बात करें मेल की, एसटी कैंडिडेट की, तो इनका जो चेस्ट चाहिए वो 77 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए और 82 सेंटीमीटर फुलाव के बाद यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव इन्हें भी चाहिए। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आप न्यूनतम अर्हता इसमें हासिल कर लेते हैं फिर आप लोगों को रिटन एग्ज़ाम के लिए भेज दिया जाएगा। मेन जो होता है वो रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आप लोगों का कट ऑफ तैयार किया जाता है।
रिटन टेस्ट इसमें मुख्य रूप से 2 भागों में बटा रहता है। एक सामान्य प्रश्न पत्र आते हैं जिसमें जीके के टाइप के प्रश्न आते हैं, और जो दूसरा होता है, जो दूसरा भाग होता है एक ही, मतलब प्रश्न पत्र एक ही रहेगा लेकिन वो 2 भागों में बटा रहता है। जो दूसरा भाग होता है वह आपके इससे संबंधित यानी कि ड्रेसर वेटरनरी से संबंधित यानी चिकित्सा से संबंधित उसमें सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और फिर आप लोग का सिलेक्शन इसमें कर लिया जाता है अंतिम कट ऑफ के हिसाब से। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप और कुछ भी जानकारी चाहते हैं, यानी कि इसका रिटन टेस्ट कैसे होता है, कौन कौन सा सिलेबस होता है, यदि ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और कम से कम 100 लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल भी बहुत बड़ा नहीं है, तो मेरे लिए 100 लाइक ही बहुत है। यदि आप 100 लाइक कर देते हैं तो मैं इसके रिटन टेस्ट के बारे में और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड जानकारी लेकर आऊँगा आप लोग के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।